आज के इस क्लास में हम लोग सीटेट 2024 और जितने भी टेट एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखेंगे आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सृजनशीलता का तत्व क्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा सृजनशीलता से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग ना ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। आपको क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं है पूछा है, तो जो सृजनशीलता का तत्व है क्या मौलिकता नहीं है, अनुशासन नहीं है, धारा प्रवाहिता नहीं है, या फिर लचीलापन जो है ना इसका तत्व नहीं है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, जो अनुशासन है ना यह सृजनशीलता का मुख्य जो तत्व है ना वह नहीं है। बाकी हम बात करें मौलिकता की, धारा प्रवाहिता की और लचीलेपन की, तो यह जो है ना यह सृजनशीलता के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सृजनशीलता है इसका मतलब क्या होता है। सृजनशीलता का सीधा जो मतलब रहता है ना कि बच्चे को ना किसी एक दिशा में ना सोच कर वह उसको ना कई दिशाओं में जो है ना सोचे। इस प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह जो है ना उनको उनसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों से हम लोग पूछ सकते हैं कि पेड़ों की विशेषताएं बताइए या अदर चीज़ें, तो सभी बच्चे अपने अपने मन के अकॉर्डिंग जो है ना वह विशेषताएं बताएंगे। तो बच्चे जो है कई दिशाओं में सोचेंगे। तो सृजनशीलता का आशय यही होता है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता और जो लचीलापन है ना ये सभी के सभी सृजनशीलता के प्रमुख तत्व हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। हम बात कर रहे हैं जीन पियाजे की, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि जो पियाजे हैं ना इनके अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं जो है ना वह दी गई हैं। तो 4 अवस्थाएं दी गई हैं और इनके सिद्धांत को हम लोगों ने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। और इनके सिद्धांत से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ना डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर आप सभी लोग इस क्लास को भी देख लें। तो देखिएगा इन्होंने जो है ना 4 अवस्थाएँ बताई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर संवेदी गामक अवस्था। ये जो है ना यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। इसके बाद इन्होंने बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक है। इसके बाद है यहाँ पर 7 से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये जो है ना पूछ लिया जाता है कि मूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे के अनुसार जो दी गई है उसकी अवधि कब से कब तक है। तो 7 से लेकर 11 वर्ष तक है। और जो अंतिम अवस्था है 11 से लेकर 15 वर्ष तक, या यूँ कहें इससे ऊपर जो है ना 15-16 वर्ष तक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। तो यहाँ पर जो कथन है ना परिभाषा है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइएगा, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित है क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद का, स्किनर का, या फिर हम बात करें पेस्टोलॉजी का, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। तो ये जो कथन है यह स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है ना, ये जो है ना शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, ये कथन स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सीखने के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। हम लोगों ने इस सिद्धांत को डिस्कस भी कर लिया है। लगभग 1 या 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इस क्लास को जो है ना डिस्कस किया था, प्रयास एवं जो भूल का सिद्धांत है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इस क्लास को भी देख लें। सीखने के प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है ना इसका प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने किया है। इनका पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और इन्होंने जो है ना वह अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था और प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 3 मुख्य नियम और 5 जो है ना वह गौण नियम भी बताए थे। इनकी कुछ पुस्तकें हैं उनको भी याद रखिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन जो साइकोलॉजी है ना, इनकी बुक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये भी ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो देखिएगा, एक बालक है जिसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 105 है, तो उसे किस वर्ग में जो है वह वर्गीकृत किया जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, या फिर मंद बुद्धि। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 91 से लेकर, ठीक है ना 110 तक जो है ना सामान्य बुद्धि के अंतर्गत बच्चे आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है 105 है, 105 है, तो ये सामान्य बुद्धि के अंतर्गत जो है ना बच्चा आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। विग व हंट के अनुसार
खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा। विगवा हंट एक जो है ना साइकोलॉजिस्ट हैं ये, विगवा हंट। तो इनके अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। तो वह कौन सी अवस्था है जिसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, यहाँ पर किशोरावस्था जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। विगवा हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? परिवर्तन है। परिवर्तन है जो कि शारीरिक तौर पर भी होता है किशोरावस्था में, सामाजिक रूप में भी होता है और मनोवैज्ञानिक रूप में भी होता है। क्योंकि किशोरावस्था में जो बच्चा है ना काफ़ी ज़्यादा समाज से भी सीखता है और अपने शारीरिक जो विकास है वह भी होता है और उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं यह एक साइकोलॉजिस्ट हैं। इनको किस सिद्धांत के जो है ना शोध के लिए जाना जाता है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक, नैतिक या फिर गामक? देखिएगा जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना इनको जो है ना नैतिक विकास के क्षेत्र के शोध के लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो लॉरेंस कोहलबर्ग है ना इन्होंने नैतिक जो विकास है उसके क्षेत्र को जो है ना खोजा था और उसी के बारे में उन्होंने बात की है। आगे देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। मान लीजिए एक छोटी बच्ची है, उसके फादर उसको चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती हैं, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा यह एक पतंग है, यह उदाहरण दिखाता है। तो यह उदाहरण क्या दिखाता है? सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण या फिर वस्तु का प्रदर्शन? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये सम्मिलन को दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि देखिएगा बच्ची ना चिड़िया जैसी चीज़ होती है यह तो जानती थी, परंतु उसने पतंग को कभी भी नहीं देखा था। तो मतलब उसका कहने का मतलब ये था कि उसको लगा कि जो उड़ने वाली चीज़ें होती हैं वे क्या होती हैं? चिड़िया होती हैं। तो ये किस चीज़ का एक उदाहरण है? तो ये एक सम्मिलन का उदाहरण है। इसने ना चिड़िया को, जो पतंग है ना, उन दोनों को सम्मिलित कर दिया है। ठीक है ना, उनको ना एक ही रूप में उसने देख लिया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सम्मिलन हो जाएगा। आगे देखेंगे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खालिस्तान की सहायता करता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे बच्चे होते हैं तो उनकी जो प्रतिभा प्रभावित हो सकती है तो उसको खालिस्तान सहायता करता है। तो कौन सहायता करता है? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा जो बच्चे सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे होते हैं उन बच्चों की जो प्रतिभा प्रभावित हो सकती है तो उनका जो स्व अधिगम मॉडल रहता है ना उसकी जो है ना उनको उनमें सहायता करता है, उनकी प्रतिभा वगैरह जो है ना उसको निखारने में स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, तो हो सकती है को स्व अधिगम मॉडल सहायता करता है। तो याद रखिएगा इनको क्या है, जो स्व अधिगम मॉडल रहता है ना वह सहायता करता है। स्व अधिगम मतलब है खुद से जो है ना वह सीख सकते हैं चीज़ों को। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। तो देखिएगा एक कक्षा है उसमें किस प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं? क्या बच्चों की रुचियों में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ पर परिवर्तन मतलब कि भिन्नता यहाँ पर। ठीक है ना, क्या जो बच्चे हैं उनकी रुचियों में भिन्नता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सीखने में भी भिन्नता हो सकती है, कोई बच्चा धीरे सीखेगा और कोई बच्चा जो है ना काफ़ी अच्छे से जो है ना सीख लेगा, जल्दी सीख लेगा, और उनके चरित्र में विभिन्नता हो सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत है ना इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। याद रखिएगा बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। विशिष्ट योग्यता कारक, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समन्वय की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो देखिएगा यहाँ पर जो है ना एक जो है परिभाषा टाइप की है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या फिर कोहलबर्ग का? तो देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
जो सीखना है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन स्किनर का है। इन्होंने जो है ना वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बस हमको ना इनके सिद्धांत से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास भी जो है ना 1 से 2 दिनों में आपको जो है वह प्रोवाइड करा दी जाएगी। बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, जिससे कि जो नेक्स्ट क्लासेस रहेंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने बुद्धि को न कई प्रकारों में बांटा है। जैसे कि जो बुद्धि है ना वह एक प्रकार की ना होकर कई प्रकार की होती है। तो उनके द्वारा दी गई जो बुद्धि के प्रकार हैं, इनमें से जो है ना सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, तो एक को छोड़कर, मतलब कि वह कौन सा है जिन्होंने कि वह बताया नहीं है कि हार्वर्ड गार्डनर ने कि ये जो है ना वह बुद्धि का उनके अनुसार प्रकार नहीं है। देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक कौशल और अंतःवैयक्तिक कौशल ये दो तो हैं, और भाषिक बुद्धि भी इन्होंने बताई है। बट हम कह सकते हैं जो सृजनात्मक जो है ना यह बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य होता है? आपके ऑप्शन है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मूल्यांकन के द्वारा बच्चों को सिर्फ उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करेंगे। बच्चे क्या सीखा है, ठीक है, यह जानना, यह हो सकता है। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। देखिएगा यहाँ पर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि बच्चा क्या सीखा है जानना, यह भी होगा। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को भी जानेंगे कि उनकी जो कठिनाइयाँ हैं वे क्या क्या हैं, तभी तो उनको जो है ना उपचारात्मक शिक्षण वगैरह जो है ना वे प्रोवाइड कराएंगे। और उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण भी घोषित करते हैं मूल्यांकन के द्वारा। तो आई थिंक ये जो है ना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बच्चे को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। देखिए, सिर्फ यही मात्र उद्देश्य नहीं होगा। अगर यही मात्र उद्देश्य होता तो यह आंसर यह नहीं होता। बच्चे क्या सीखा यह भी जानना होगा। बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उसके पश्चात क्या करेंगे कि उनको उपचारात्मक शिक्षण वगैरह जो है ना प्रदान करेंगे। तो ये सभी के सभी जो है ना मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? मनोविज्ञान, पारंपरिक अनुकूलन, वातावरण या फिर मनोदैहिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पारंपरिक अनुकूलन है ना, यह संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? देखिए, अमूर्त स्तर पर, आंसर जो है ना क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। तो अमूर्त स्तर पर जो है ना बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, तो वह अमूर्त अवस्था ही होगी। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक भी हम कह सकते हैं और 16 वर्ष तक भी कह सकते हैं, जिसमें जो बच्चा है ना वह समस्या समाधान वगैरह करने लगता है और जो चीज़ों को है ना अमूर्त रूप में वह सीखने लगता है। आगे देखेंगे कौन सा सीखना स्थायी होता है। तो रटकर जो सीखना क्या वह स्थायी होता है, सुनकर, समझकर या देखकर। देखिएगा, हम बात करें स्थायी की, तो समझकर सीखा हुआ जो ज्ञान रहता है ना वह स्थायी होता है। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। मान लीजिए एक 13 वर्ष का बच्चा है जो कि बात बात पर अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो देखिएगा, जब बच्चा जो है ना वह किशोरावस्था में रहता है, तो वह यदि वह कुछ बातें गलत भी करता है और बड़ों से बहस करता है तो वह फिर भी अपनी बात को सही ठहराएगा। तो ये किस अवस्था में होता है? ये किशोर अवस्था में अक्सर देखने को मिलता है। और अपने फादर जो मदर रहती ना, माता पिता, उनसे भी अक्सर बच्चों की ना इस अवस्था में लड़ाई होते हुए देख सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, पूछा है। तो सृजनात्मकता के जो है उसके विकास में क्या सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन या फिर निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो देखिएगा, भाषण जो है ना यह बच्चों के सृजनात्मक विकास है उसमें सहायक नहीं है। बाकी हम बात करें भाषण वगैरह, देखिए भाषण को छोड़कर खेल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कहानी लेखन हो जाएगा, निर्माण संबंधी क्रियाएं हो जाएंगी। तो ये सभी की सभी जो है ना उनके सृजनात्मक विकास में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये पावलोव ने किया था, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ये जो सिद्धांत है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इनको काफ़ी अच्छे से जो है ना पढ़ लेना। तो जो है ना क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किनर की। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। हम बात करेंगे यहाँ पर थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम बात करें कोहलबर्ग, तो जो कोहलबर्ग है ना, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, जो कोहलबर्ग है ना, इन्होंने नैतिक विकास जो है ना उसका सिद्धांत दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए। आपके कितने जो है ना आंसर सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्रीवियस क्लासेस यदि आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। और आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री नोट्स वगैरह जो है सीटेट हो या अदर एग्ज़ाम हो और इस क्लास की जो PDF है सभी के सभी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।